नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और दिवाली का मौका हो और हम आपके लिए कुछ विशेष लेके आए, ऐसा हो नहीं सकता। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आवाज़ की तरफ से ये उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली भी हमेशा की तरह बहुत ही शानदार रहे, आप बहुत उन्नति करें, स्वस्थ रहें और आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस शो में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो मार्केट है उसको अगली दिवाली तक अगर हमको कम से कम लेना है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे रीड करना चाहिए। बड़ी उथल पुथल इस समय पूरी दुनिया में। तो मुझे लगा कि सबसे बेहतर समझा कौन सकता है, तो मैंने सोचा कि बसंत सर, बसंत माहेश्वरी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत ही जाने माने एनालिस्ट हैं, फंड मैनेज करते हैं और मार्केट को बड़े अच्छे अंदाज में हम लोगों को समझाते हैं। बसंत सर कैसा लग रहा बाजार आजकल आपको? धड़कन बढ़ती है कि नहीं? धड़कन तो बढ़ती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मार्केट नीचे है कि ऊपर। अच्छा, ऊपर होती है तो आपको समझ नहीं आता है। अब पहले क्या होता था ना, पहले हम रीजन देख के बाजार निकालते थे। अब क्योंकि मार्केट इतना फास्ट हो गया, पहले अगर निफ्टी मुझे 100 पॉइंट नीचे दिखेगा तो मैं ढूंढूंगा कि क्या आया ऐसा जिससे निफ्टी गिर गया है अभी। तो मार्केट पूरा चेंज हो गया। न्यूज फ्लो इतनी फास्ट है कि ऊपर नीचे बहुत क्विक होता है, तो इसीलिए सेम नहीं रहा पहले जैसा। अब हम रीजन देख लेते फिर सोचते हैं अभी इतना ऐसा होगा। हाँ, वो होता है। और जब तक आपको रीजन पता चलेगा, ऑलरेडी भाव में आता है। आप मार्केट या तो गिर गया होता है या बढ़ गया होता है, तो फिर उस ओवरनाइट की कोई बात हो तो दूसरी है। बट अगर रनिंग मार्केट में कोई न्यूज आई तो पहले आपको निफ्टी में दिखेगा, उसके बाद आपको न्यूज पता चलती है। नॉर्मली ऐसा है अभी। वैसा है। अच्छा बसंत, एक चीज आप देखो, पिछले दिवाली से इस दिवाली तक हम लोग अगर नंबर्स में देखें तो पूरी दुनिया के सामने भारत बाजार डट के खड़ा हुआ है। अमेरिका में देखिए ना, एकदम परेशान है, 20-30% तक गिर गए हैं। आईटी की वहाँ धुलाई हो रही, नैस्डैक रोज कितना गिर जाता है। यूरोप वाले और ज़्यादा परेशान है, लेकिन भारत का बाजार बहुत मजबूती से खड़ा, बड़े रेजिलियंस है। अगर आप दिवाली से दिवाली देखेंगे तो हम लोग कितना 2-5% मार्क नीचे है। तो ये जो मजबूती, ये स्ट्रेंथ है, ये विश्वास के बारे में हमें बताइए, कैसे इतना मजबूती है? ये देखिए, मजबूती तो बॉर्नवीटा वाली है जो बचपन में हम बोलते थे, लेकिन इसके पीछे एक और चीज है। अगर हम जून में देखते तो हम काफी गिरे पिटे हुए थे। उम्मीदें खत्म थी और लगता था सब 12,000 होगा, 11,000 होगा, 13,000 होगा। अभी हम देखें बराबर हो गया। फर्क एक ही है, क्रूड ऑयल जो $130, जो कच्चा तेल जो हम कहते हैं जैसे हिंदी में, वो वापस 90 के लगभग आ गया है। तो इंडिया का बाजार मुझे लगता है 30 से 40% की मंदी क्रूड ऑयल जहां 90 क्रॉस करता है आ जाती है। जून में आप क्रूड ऑयल का भाव देखें, अभी आप क्रूड ऑयल का भाव देखें, तो क्रूड अगर हम कंट्रोल में रखते हैं, कंट्रोल मेरे हिसाब से क्रूड है 65 से 75। 65 से 75 इसलिए कंट्रोल है, 75 से ऊपर हमें अखरता है इसका दाम, और 65 से नीचे ग्लोबल ग्रोथ नहीं है, तभी क्रूड ऑयल का दाम नीचे है। तो 65 से नीचे आएगा तो प्रॉब्लम है, 75 से ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम है। लेकिन क्रूड ऑयल अगर हम संभाल लें, और बाकी हमारी डोमेस्टिक लिक्विडिटी है जो हम सपोर्ट करके रखे हैं। और इकोनॉमी भी अपनी देखिए, अभी जो डेटा वगैरह आए हैं IMF के, वर्ल्ड बैंक के, ठीक है डाउनग्रेड सब लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया भी नीचे है, फिर भी हमारे लिए सबसे बढ़िया नंबर्स हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए, वो मान भी रहे हैं वो लोग कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो एक इनहेरेंट मजबूती वो भी है, इनहेरेंट मजबूती। और एस्पिरेशनल बाइंग बहुत है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी नए लड़के को देखें, नौकरी लगते ही वो गाड़ी ले लेता है और एक 50,000 का फोन खरीद लेता है। तो वो 50,000 फोन खरीदने के लिए उसको एक्स्ट्रा मेहनत करना है। तो उस कारण एक, मैं सबको बोलता हूँ 4% जीडीपी ग्रोथ, तो कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, हम 4% जीडीपी ग्रोथ करेंगे। उसके बाद 4 से हम 8 एक्सट्रीम है। 8 के लिए तो आपको एकदम बहुत ही परफेक्ट सेटअप चाहिए, घोड़े खोल देने पड़ेंगे, सब कुछ ही बढ़िया है। 8 तो मतलब सपना देखने जैसा है। तो लेकिन 4 मिनिमम है, 4 हमारा आ जाता है, बिकॉज छोटा पर कैपिटा है, बेस छोटा है वैसे। तो 4। अच्छा अब ये बताइए बसंत जी, अब ये प्रॉमिस हम लोगों का ये है कि लोग वेल्थ क्रिएट करें, है ना, पैसे बनाएं और दिवाली के मौके पे उनको कुछ ऐसी जानकारियां हम लोग दें। क्या इस बाजार में पैसे बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है क्या? वेल्थ बनाना, वेल्थ और पैसे में बहुत फर्क है। पैसा हो गया आपने बना लिया और शिमला घूम के आ गए। वेल्थ ऐसा हो गया कि आपने नौकरी छोड़ दी और घर बैठे। तो वेल्थ बनाना आज से 20 साल पहले बहुत आसान था, अब मुश्किल हो गया, बिकॉज वॉलेटाइल इतना हो गया है कि आपको वेल्थ बनाने के लिए कोई भी शेयर लेकर 3 साल 4 साल 5 साल रखना पड़ेगा, और वॉलेटिलिटी के कारण आपके हाथ से बाजार वो शेयर वापस छीन लेगा। तो उस कारण ये पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट हो गया, जो पहले नहीं होता था। हाँ, अब लेकिन अगर आपके
मन में विश्वास है, आपको उतना स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है। देखिए कॉन्फिडेंस बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन कॉल और नंबर्स की दूसरी होती है। जब भाव गिरता है ना तो कोई कॉन्फिडेंस काम नहीं आता, बिकॉज उस समय आपको लगता है शायद आप ही गलत है क्योंकि उस भाव सही है। लेकिन शॉर्ट रन में मार्केट जो मैं देख रहा हूँ लास्ट 3-4 साल में, मार्केट कुछ भी चला जाता है। शॉर्ट रन में मार्केट इज लाइक ए ड्राइवरलेस कार विदाउट द ऑटो पायलट, वो किसी भी डायरेक्शन में गाड़ी चली जाती है, वैसा है। नहीं तो मतलब हमारे दर्शकों को वेल्थ बनानी है और बसंत सर उनको गाइड कर रहे हैं। तो 20 साल पहले जो माहौल था अब वो बदल गया एकदम से। तो आज की तारीख में बनाओ तो 2-3 मूल मंत्र जिस पे कि आपको फॉलो करना है तभी वेल्थ बनेगी, वो क्या है? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, वेल्थ बनाने के लिए आपको बहुत रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क फ्री और टेंशन फ्री तो कोई अमीर हो ही नहीं सकता है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क इस माहौल में इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज वॉलेटाइल बहुत हो गया बाजार। आप ज्यादा, आज से 20 साल पहले हम लोग कैसे पैसा बनाए, हम लोग अपने पैसे डालते थे, फंडिंग करते थे और शेयर लेते थे, और वो शेयर बढ़ जाता था और हमारी तकदीर पलट गई अगर कोई बोले तो। लेकिन आज के दिन उस ढंग से पोजीशन बनाकर चलाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज 20-30% तो ऐसे ही गिर और बढ़ जाते हैं। तो अभी वेल्थ बनाने का स्कीम दूसरा होना चाहिए। अभी वेल्थ बनाने का स्कीम ये होना चाहिए कि आपको अगर ईसॉप मिल रहे हैं तो आप वहां से बनाएं, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां से बनाएं। शेयर बाजार से डिस्प्रोपोर्शनेट पैसा बनाना, बिकॉज इंफॉर्मेशन फ्लो सबके पास है। आप कोई भी कंपनी बोल दीजिए, किसी और को पता ही रहेगा आज के दिन। सबसे बड़ा पैसा बनता है इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज पे, जो मुझे पता है लेकिन आपको नहीं पता है। लेकिन जब सभी को पता है तो फिर पैसा बनाना आसान नहीं होता। तो वो बहुत बड़ा फर्क हो गया पिछले 20 सालों में। तो आज की तारीख में फिर जैसे लोग कहते हैं कि आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जिनके बहुत प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, बिजनेसेस हैं, उनको ले लीजिए और थोड़ा नॉइस को कट कर दीजिए और शांति के साथ बैठिए पैसा लेकर के, तब बनेगा। और प्लस एक एडवांटेज आज के ज़माने में इतना है, आज से 20 साल पहले अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपकी सैलरी उतनी नहीं थी। आज आप जब नौकरी कर रहे हैं तो आपकी सैलरी बहुत है, सरप्लस भी काफ़ी है। तो वो एक एडवांटेज है आज के दिन। आपको मोटे पैसे लगाकर ही बनाना पड़ेगा, और शॉर्ट रन में तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल है इस बाजार में। हाँ, लेकिन अगर आप एक कंपनी लिए, अब किस में बनता है पैसा? एक जर्मी सीगल करके वॉटन के प्रोफेसर है, उन्होंने कहा, बड़ा रिसर्च किया उन्होंने बोला नंबर 1 पैसा बनता है फार्मास्यूटिकल में, नंबर 2 बनती है उनके हिसाब से कंज्यूमर ड्यूरेबल में या कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में, नंबर 3 टेक्नोलॉजी। लेकिन उनका रिसर्च 20 साल पहले हुआ होता था। तो आज अगर आप मुझे पूछेंगे तो अगर आपके पास बढ़िया टेक्नोलॉजी का कोई ऑप्शन आया कंपनी में इन्वेस्ट करने का, तो नंबर 1 पैसा वहां बनेगा। लेकिन हमारी देसी टेक्नोलॉजी कंपनीज नहीं, वो नैस्डैक वाली कंपनी जो इनोवेटर्स है, वहां पे स्टॉक्स 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना होते हैं। यहाँ पे वो 20-30-40 गुना नहीं होते, बिकॉज हम लोग आउटसोर्सिंग का काम करते हैं और आउटसोर्सर्स को कभी एक्स्ट्रा पैसा बनता नहीं है। तो फार्मास्यूटिकल भी हमारे यहाँ पे इनोवेटर्स नहीं है, हम लोग जेनेरिक काम करते हैं, वो जो करते हैं बना के उनको देते हैं। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे आपको 20 गुना पैसा बनाना है, 30 गुना पैसा बनाना है, मैं कहाँ देखूं? इतने सारे तालाब है दुनिया में, कौन से तालाब के बगल में जाकर मैं मछली पकड़ने की चेष्टा करूं? नंबर 1 ऑप्शन वुड बी टेक्नोलॉजी के तालाब के वहां जाइए, वहां आपको कोई ऐसा स्टॉक जरूर मिलेगा जो 20-30-40 गुना जा सकता है। हमारे दर्शक काफी मेजॉरिटी जो है सॉफ्टवेयर से होंगे, तो उनको पता है कौन सी कंपनी चल रही है। सेकंड ऑप्शन अगर आप बोलेंगे तो फार्मास्यूटिकल, लेकिन फार्मास्यूटिकल एजिंग पॉपुलेशन है, ये है, वो कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो लेकिन वैसे ही देखना चाहिए। तो जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी में पैसा बनेगा, और हमारी आपकी सबकी लाइफ को वो टेक्नोलॉजी बहुत टच करने लगी है। तो आप कह रहे हैं कि भारत वाली जो प्लम्बर है बेसिकली दूसरे के लिए काम करती है, वो प्रोडक्ट वाली कंपनीज कम है। तो एक तो ये हुआ कि हम नैस्डैक वाली कंपनी में जाएंगे, वहाँ तो बड़ी बुरी हालत, आजकल कितना गिरे पड़े हुए सब। नहीं, वो बढ़ते भी वैसे और गिरते भी वैसे है वहाँ पे। सर आप कोई नैस्डैक खोल लीजिए, कोई दिन 50% गिरता है, 50% बढ़ता है। मतलब हमारे जैसे तो आदमी परेशान हो जाएगा, हो क्या रहा है यहाँ पे। बट वो वहाँ पे ऐसे बढ़ते भी ऐसे, घटते भी वैसे। वहाँ का रिस्क एपेटाइट ही दूसरा है। अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं तो रिस्क एपेटाइट वहाँ पे और यहाँ पे सेम। अगर इंडिया में हमको करना है जी, मैं तो देसी आदमी हूँ, एकदम मुंबई में रहता हूँ, कंज्यूमर हूँ मैं, बेसिक कंज्यूमर। नहीं, कंज्यूमर में ही आपके बड़े पैसे बनेंगे, कंज्यूमर में। हाँ, लेकिन एलोकेट मोटा कंज्यूमर मतलब ये जो FMCG वाली कंपनीज नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं। हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट यूज करें, मजे करें। पिज्जा वाली कंपनी, पिज्जा, बर्गर वाली, बर्गर पिज्जा ठीक, कोल्ड ड्रिंक वाली
अच्छा, आप बताइए। अगर आप मुझसे पूछेंगे फॉर एग्जांपल फैशन रिटेलिंग आज के दिन, हाँ। जो कपड़े, बिकॉज आपको देखना है कि $2000 पर कैपिटा से $3000 जाएगा तो क्या बढ़ता है इंडिया में। सो आप कंज्यूमर, लेकिन सब महंगे हैं, 100 के पी, 50 के पी, 70 के पी, 80 के पी। लेकिन जब बाजार घटता है या जब वो स्टॉक्स करेक्ट होते हैं, आप लेके 3 साल 5 साल का व्यू बनाए। देखिए जो बात कोई करता नहीं आज के दिन, जो 20 साल पहले और अभी क्या होता था, 20 साल पहले हम 1 साल स्टॉक रखते थे, ₹1 टैक्स नहीं लगता था और सारा पैसा हमारा होता था। आज के दिन LTCG STCG आ गया है पूरा, और उस कारण आप अगर ज्यादा पलटी कर रहे हैं स्टॉक्स को तो आपको बेनिफिट मिलता नहीं है। मुझे लगता है कि लंबा रखना है तो आप कंज्यूमर और बैंकिंग में आपके पैसे बनेंगे और स्टडी हिसाब से करना चाहिए, लेकिन रिटर्न चेज करने से ज्यादा पैसे ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा फायदा आएगा कंज्यूमर में। और अच्छा, बैंकिंग में उनका काम क्या होता है? लोन देना और डिपॉजिट लेना जी, और जो अंतर है वो कमाई। बिल्कुल इतना सिंपल है क्या? नहीं, सिंपल तो है कि लोग बहुत सारे काम करते हैं तो समझ नहीं आता। देखिए, जिस दिन आपने किसी को लोन दिया, हाँ, उससे लेना आसान है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट आपको तो डिपॉजिट चुकाना पड़ेगा। हाँ। तो इसीलिए बैंकिंग में डिस्कवरी बहुत फास्ट होती है, बिकॉज एक बैंक आती है, सबको पता होता है बैंक कौन सी है। बट कंज्यूमर फाइनेंस, फॉर एग्जांपल, एक कंपनी हमारे पास हमारे स्मॉल केस में, और पहले हमने बहुत पैसे बनाए, बजाज फाइनेंस, इसमें कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन मुझे आज भी लगता है, रिकमेंडेशन नहीं है कि 7,500 का स्टॉक है, आपको 4-5 साल में 20,000 दिख जाएगा। अब आप बोलेंगे 7,500 का 20,000 होगा क्या? होएगा, और क्योंकि वो बजाज फाइनेंस है, आप थोड़ा एलोकेट भी ज्यादा कर सकते हैं, आपके पैसे बन जाएंगे। लेकिन इस ढंग से आपको कंपनियां लेनी है, 2 टाइप की, एक जिसमें ग्रोथ है और दूसरा आप कितना विश्वास करके उस कंपनी में पैसा डाल सकते हैं। अगर आप ज्यादा पैसा डालेंगे तो आपको डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिलेगा। तो जो वेल्थ बनाने के लिए बड़े बेताब लोग हैं, और होना भी चाहिए, तो आपने कहा ना आपको भरोसा होना चाहिए, वो भरोसा वाली जो चीजें वो बताइए, जो बसंत जी अपने लिए अप्लाई करते हैं। नहीं, भरोसा एक तो पुराना आपको देखना होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बजाज फाइनेंस का देखे पीछे की पूरा हिस्ट्री, वो क्या बोले और वो की है। अभी देखिए, हमारे नए जो जनता है सब पूना वाला फिनकॉर्प देखते हैं। मैं स्टॉक का नाम इसलिए ले रहा हूँ सो दैट इनको समझ में आए। मैं दर्शकों के लिए बता दूं, जो भी नाम यहाँ लिए जा रहे हैं, ये बसंत सर की तरफ से रिकॉर्ड नहीं कि आप जाके कल वही खरीद लें। हाँ। ये समझाने के लिए, उदाहरण के लिए है। आप इनकी खुद पढ़ाई करिए, फिर आपकी जो मर्जी है वो करें आप। तो पूना वाला की बड़ी चर्चा होती है, क्योंकि लोग बोलते हैं ये नेक्स्ट बजाज फाइनेंस है, लेकिन एक कंपनी जिसका नेटवर्क सेट है और दूसरी कंपनी जो ट्राई कर रही है बजाज फाइनेंस बनने की, बोलते हैं कि द नेक्स्ट बजाज फाइनेंस इज बजाज फाइनेंस इटसेल्फ। बात वही वाली बात है। तो आप इतना दिमाग लगाकर एक नेक्स्ट ढूंढने अगर जा रहे हैं तो मुझे उसमें ग्रोथ चाहिए 40%, क्योंकि ये वाली से 20-22 बढ़ेगी। अगर उसमें भी 20% ग्रोथ है, इसमें भी 20% ग्रोथ है, और क्योंकि वो थोड़ी सस्ती है वो लेने की चेष्टा ना करें। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपके एक एस्टैब्लिश लीडर है जिसमें ग्रोथ काफी है तो आपको वहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एक ब्रॉडकास्टिंग हाथी बन रहा है 2 कंपनियों की मर्जर करके। मैं जी की बात कर रहा हूं, हमारा इंटरेस्ट भी है उसमें। करेक्ट। आप बेसिक अरिथमेटिक करें, 25,000 करोड़ का नेटवर्थ पोस्ट मर्जर हो जाएगा जी पे। क्या ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस में 20% का आरओई बन सकता है? मेरे ख्याल से बन सकता है। 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं बनेगा तो क्या बना फिर? 5,000 करोड़ कंपनी कमाएगी। पोस्ट मर्जर मोटा मोटी 210 करोड़ शेयर होंगे उसके, तो 50-60 हजार करोड़ मार्केट कैप में आपको आज के दिन कंपनी मिल रही है जो 5-7 हजार करोड़ कमा सकती है। अब अगले साल कमाए, उसके अगले साल कमाए, उसके अगले साल कमाए, मुझे नहीं पता कब कमाएगी। हमारा इंटरेस्ट है, रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस यहां पैसा बन सकता है। अच्छा, बाजार क्या है ना, मेरा बहुत शॉर्ट रन का है। बाजार बोलता है पहले मर्जर हो जाए फिर हम बात करेंगे। जैसे हम शादी में जाते हैं ना, हम बोले भाई शादी हो जाए तो हम शगुन के 101 रुपए दें। अब शादी नहीं हुई तो हम क्यों दे पैसे? अभी तो होएगी, दोनों बैठ गए मंडप पे, तो शादी तो होनी है, उसी के पैसे आपको मिलेंगे आर्बिट्राज के। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप अगर वेट करेंगे क्लैरिटी का तो भाव भी क्लैरिटी के देने पड़ेंगे। क्लैरिटी से भाव देने पड़ेंगे। तो आर्बिट्राज यही पैसा यही बनता है जब आप एक रिस्क लें, कैलकुलेटेड लें कि ये मर्जर होगा कि नहीं, कि बजाज फाइनेंस और बड़ा होगा कि नहीं। इस ढंग से ऑप्शंस मिलेंगे आपको, लेकिन थोड़ा आपको रिस्क लेकर उस पर व्यू लेना होगा। शादियों में आप जयमाल गंजार करेंगे, उधर खाना शुरू हो गया है। आप जयमाल के बाद जाएंगे तो सेकंड लाइन में आपको मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने कि थोड़ा पहले से समझे, आप अर्ली बर्ड बनेंगे तो ज़्यादा कमाई होगी। तो ये एक अच्छा आपने आइडिया बताया। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं बसंत सर जहाँ पे बहुत चेंज हो रहे हैं। जैसे एक ऑटो सेक्टर है,
अब वो इलेक्ट्रिक वाले भी आ रहे हैं, नई बैटरी भी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है उस सेक्टर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो पुराने वाले प्लेयर्स हैं उसमें से आप देखिए हीरो मोटर ने अब वो अपनी विदा करके लॉन्च की, टीवीएस भी एक ले आए, थोड़ा सा लेट हो गई है, उससे पहले कुछ अनलिस्टेड वाले बड़े प्लेयर्स आ गए। ये पूरा सेक्टर आपको अच्छा लगता है कि नहीं? ऑटो में मुझे एक ही स्टॉक अच्छा लगता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली स्टॉक है, जिसका इंडिया से ज्यादा नाता नहीं है। वो चाइना में ज्यादा बेचती है, क्योंकि चाइना में 3-4% जीडीपी ग्रोथ है, उसके हर महीने उसके नंबर आते हैं, लोग उसकी पिटाई करते हैं, फिर बढ़ा देते हैं, फिर घटा देते हैं। लेकिन अगर आपका 3 साल का व्यू है, आप जाके उसका प्रेजेंटेशन पढ़ें, पहले वो कहती थी मैं 6 लाख गाड़ी पे ब्रेक इवन करूंगा, अब वो कहती है मैं 4 लाख गाड़ी पे ब्रेक इवन करूंगा। तो वही फर्क है ऑटो में। मुझे लगता है कि आपको ऑटो में लेना है तो आपको 5 साल 10 साल का व्यू से लेना है। आप अगर आज के दिन गाड़ी लेंगे, अगर आप 50 लाख की गाड़ी ले रहे हैं 2 मिनट के लिए, तो आप क्या इलेक्ट्रिक लेंगे कि डीजल वाली लेना पसंद करेंगे? नॉर्मली आप बोलेंगे वेट करते हैं यार, इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक ही लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हाई एंड में तो अब इलेक्ट्रिक पूरा मार्केट खा जाएगा अगले 3-4-5 साल तक। तो आपको एज अ कंज्यूमर सोचना है, इवन वाइल यू आर एन इन्वेस्टर। तो उस ढंग से मुझे लगता है एक ही कंपनी, जो भी कंपनी ऑटो में जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली हो तो ज्यादा अच्छा है। और वर्ल्ड टेस्टेड टेक्नोलॉजी तो एक ही के पास है, बाकी तो स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी तो भी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या सीमेंट को मानते हैं एफएमसीजी? सीमेंट तो एफएमसीजी बना दिया गया है, बना दिया गया ना भाई, बिकॉज वो भाव घटाते नहीं है, कार्टेल बन गया। चाइना से सीमेंट आ नहीं सकता है इंडिया, इंडिया से सीमेंट जा नहीं सकता चाइना। और स्टील और सीमेंट में यही फर्क है, हाई इन बल्क एंड लो इन वैल्यू है। तो सीमेंट एक हिसाब से एफएमसीजी नहीं होकर भी एफएमसीजी है कि वो फास्ट मूविंग नहीं है। कंज्यूमर गुड तो है बट फास्ट मूविंग नहीं है। तो अभी सीमेंट में बड़ी उथल पुथल चल रही है। मुझे लगता है सीमेंट का वर्स्ट बिहाइंड है। और सीमेंट में नीरज जी प्रॉब्लम ये था, कोल का दाम बढ़ गया था, सारे इनपुट के कॉस्ट बढ़ गए थे, जो अब धीरे धीरे घट रहे हैं। अब अभी आप सितंबर रिजल्ट देखेंगे, बोलेंगे अरे अरे ये तो रिजल्ट में तो कुछ आया नहीं। इनके पास पुराना इन्वेंट्री है, जो जैसे ही रन डाउन होगा, आप दिसंबर में आपको रिजल्ट देखने लग जाएंगे। दिसंबर में ये बात आपने सही कही। अच्छा, सीमेंट, पेंट या होम इंप्रूवमेंट में सब में बड़ा कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरीज यहाँ पे चल रही हैं। प्रीमियम सेगमेंट आप देखिए कितना चल रहा है। लुई विटा की रिपोर्ट आपने पढ़ी कल आई थी, क्या जबरदस्त वहाँ पे मतलब अमीरों के जलवे हैं। आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया एक ऐसी खास कंट्री है जहाँ पे टाटा की 1 लाख की नानो फेल हो गई। मतलब लाख रुपए की गाड़ी किसी को नहीं लेनी। अब मुझे याद है बहुत साल पहले एक जीन्स आती थी, ऑफ द टॉपिक है कि नहीं मुझे पता नहीं, न्यूपोर्ट, गुड जीन्स फॉर लेस, 399। तो मैं न्यूपोर्ट पहनकर अगर आपके ऑफिस आऊंगा, आप बोले क्या बसंत जी 399 की जीन्स लिया क्या आपने? तो इंडिया ऐसी कंट्री हो गई जहां आदमी ज्यादा सस्ता अगर है तो मुझे ही पता रहे कि ये सस्ता है। अगर सबको पता चल जाता है कि सस्ता है तो मैं लेने में थोड़ा इनकार करता हूँ। आप सही कह रहे हैं। ये न्यूपोर्ट की जीन्स जब मैं कॉलेज में था उस जमाने की, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, जीन्स फॉर लेस। हाँ, और एक जीन्स और नाम भूलने हो जाती है, जो कपड़ा आता था कटा कटाया पूरा, आपको खाली स्टिच कराना होता था। तो उसमें वो टैग लग गया था, अच्छा ये वो वाली है, उसका कलर भी दिख जाता था दूर से। ऐसे बहुत सारे इंडियन फुटवियर कंपनीज हैं जो इस चक्कर में हमको लगता है कि वो बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शायद नहीं कर पाएंगी। ये बड़ी दिलचस्प आपने बताई। तो ये जो प्रीमियम का पूरा एक दौर चल रहा है, जैसा अभी आपने एक चड्डी बनियान वाली कंपनी की बात की, नाम ले लेते हैं हम लोग, पेज इंडस्ट्रीज, कितना 50,000 रुपये का शेयर हो गया और लोगों के अंदर एस्पिरेशन है। तो एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी जो इसी बात पे थी कि अंडरगारमेंट की जो मार्केट है पूरी, लड़कियों की भी लड़कों की भी, वो कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, क्यों कर रही है। तो उसमें उसकी थीम ये थी कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, गांवों से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, शहर से बड़े शहर से दुबई घूमने जाते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो डेली की चीज़ें वो अपग्रेड होनी चाहिए, ब्रांडेड होनी चाहिए। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ये ड्राइव कर रही है। बिल्कुल। लेकिन वो शेयर 50,000 गए। नहीं, शेयर 50,000 है तो आप एक ही ले, आपको क्यों ज़्यादा लेना है? अच्छा, उसमें खास बात है, ये होजियरी कंपनीज आपने नाम लिया, अच्छा, उनका इनपुट कोलैप्स हो रहा है। कॉटन के अगर आप यान का दाम देखें तो यान वालों का यान ही नहीं बिक रहा है, कॉटन नहीं बिक रहा है। तो इनपुट कोलैप्स जब होगा तो ये अपना दाम सस्ता नहीं करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि अब ये अंडरवेयर आप 50% मोर ले लीजिए उसी प्राइस पे। तो उस पे क्या होता है, फिर इनका मार्जिन आ जाता है, या तो उसको एडवर्टाइजिंग करेंगे या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे। तो इस टाइप की आप कंपनी ढूंढे, बिकॉज कमोडिटी डाउन साइकिल में कमोडिटी इनपुट वाली कौन सी कंपनियां हैं जो अपना सेलिंग प्राइस नहीं घटाएगी, वहां अच्छा पैसा बन सकता है। ये कहाँ घटाते? आज तो मैंने सुना नहीं कभी घटाया। ये नहीं घटाते। आपके पिज्जा सस्ता नहीं होता, आपकी ये जीन्स सस्ती नहीं होती, कपड़े सस्ते नहीं होते। तो ये काफी कंपनियां। 2 दिन पहले ये खबर आपने पढ़ी होगी कि पाम ऑयल के दाम घटे हैं, तो कंपनियां जो है अपने साबुन के दाम घटाएंगी।
तो उन्होंने कहा हाँ हमने घटा दिए, पहले 4 का पैक 140 का मिलता था, अब 5 का पैक 154 का मिलेगा। तो मतलब अब आपको अगर 2 रुपये सस्ता साबुन लेगा तो 5 खरीदने पड़ेंगे। राइट, सही बात। ये प्राइसिंग पावर है इनके पास। तो इस तरह की थीम्स को वहाँ पे देखना चाहिए। बसंत जी, चूंकि हम लोग अब काफ़ी करीब पहुँच रहे हैं उस तरीके, तो जो ये पूरा एक हम लोग एक दिवाली से दूसरी दिवाली तक अपने दर्शकों को एनरिच करना चाहते हैं, उनको समृद्ध बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो बहुत सारे स्टॉक्स पे हमने चर्चा की। अगर हम इसको एक सीक्वेंस में रखना चाहें कि एक दो थीम, एक दो आइडियाज जो इस समय आपके दिल के करीब जिनको आप पढ़ रहे हैं, वो हमारे साथ शेयर करें। मुझे लगता है अगर आपको रिस्क वाला स्टॉक लेना है तो मिड कैप आईटी में रिस्क है, लेकिन मेजर पैसा वहां बनेगा। आपका $78 का 82 हाफ हो गया। अगर आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन के बाद डिप्रेशन आ रहा है, तब तो आप सारे शेयर भी बेच दें, आईटी हो या सीमेंट हो, सब बेच के आराम से भगवान का नाम ले, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आप 2 मिनट के लिए भी सोच रहे हैं कि 3 से 4 से 6 महीने का प्रॉब्लम है, तो आपको मिड कैप आईटी में चुनिंदा शेयर अभी कोई भी आप लेंगे, वो मुझे लगता है वहां बहुत अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आपको 82 हाफ का डॉलर मिल रहा है जो पहले आपको 78-75 का मिलता था। उस ढंग से अगर आपको स्टेडी ग्रोथ देखना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मीडिया कंपनी की बात की आपके साथ अभी, वो एक एफएमसीजी ही समझ लीजिए, कंज्यूमर ही है, मीडिया तो कंज्यूमर है। अगर जनरल एंटरटेनमेंट में आप जाते हैं तो एक कंपनी हो गई जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में फॉर एग्जांपल, वो एक अच्छी कंपनी है। तो इस ढंग से आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। हाँ, फिर अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे तो जो स्टैंडर्ड आइटम्स है वही लेने हैं, तो स्टैंडर्ड आइटम्स में रिटर्न भी स्टैंडर्ड बनेंगे। अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर जाना है तो रिस्क थोड़ा लेना पड़ेगा। तो मतलब एक जो आलसी इन्वेस्टर है और एक जो बड़ा चकड़ वकड़ है, थोड़ा रिस्क ले सकता है, दोनों के लिए है भाई। अपने अपने फिर प्रॉफिट भी है वैसे ही, बिल्कुल। और प्लस देखिए, बिना रिस्क के तो अमीर नहीं हो सकता कोई। ये क्या है, शेर है ना कि वो रिस्क है तो इश्क है, और रिस्क लेंगे तो ही वही पैसा बहुत बनेगा। लेकिन जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि उनका पैसा नहीं बनेगा, उनके लिए बन सकता। उधर वाला प्रिस्क्रिप्शन है, दोनों तरह के लोग ले। इन्वेस्टिंग बहुत बोरिंग है, ये भी हम लोग सुनते हैं कि घास को ग्रो करते हुए देखना। फिर एक होता है कि नहीं भाई बहुत समय हो चुका, हमको दौड़ना है। तो बाजार सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता। बसंत सर ने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया कि आप अपने एटीट्यूड को पहचानिए कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, और उसी तरीके के निवेश में आप जाइए। पीस ऑफ माइंड बनाए रखिए, दिवाली को बढ़िया से मनाइए और वेल्थ अपनी क्रिएट करिए। बस आप लगे रहिए, हटिए मत वहाँ से, और अपना पैसा आपका बन जाएगा। बसंत सर, दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे दर्शकों को इतना बढ़िया नॉलेज आपने दिया। बहुत सारे हम लोगों ने स्टॉक आइडियाज़ भी डिस्कस किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है कि ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, आप पसंद है तो आप उनको पढ़िए और फिर अपनी कॉल लीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया।